हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग। इससे हम लोग पढ़े थे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सांत्यता और अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हम लोग और पढ़ चुके थे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। उसके आज आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6 तक पढ़ चुके थे हम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे 7। तो 7 में क्या है, अवकलन के अनुप्रयोग। तो कहीं कहीं आपको 7 देगा, कहीं कहीं एनसीईआरटी के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज एक तरह से समझे चैप्टर 6 पढ़ेंगे। 5 तक क्लियर कर लिए थे, 5.8 पिछले वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे यानी 6.1 6.2 इस तरह से जो है उसको पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले कुछ समझते हैं हम लोग। देखिए, एक बात होता है, छोटी छोटी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। देखिए, दर मापक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ रेट मेजर। तो मीनिंग ऑफ रेट मेजरर के मतलब होता है कि जैसे कि आप कैसे, मैंने यहाँ लिखा है, यदि किसी वस्तु का चाल x का मान t समय के साथ बदलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चाल है और ये क्या है, समय है। ठीक है, तो अगर चाल x है, समय t है, हो सकता है कुछ देर के बाद इसकी और बढ़ जाए, क्या चाल बढ़ जाए। तो चाल बढ़ गया तो मान लेते हैं कि डेल्टा x बढ़ गया, इसकी समय बढ़ गया तो क्या हो गया, डेल्टा t बढ़ गया। तो अभी कितना हो गया, अब x प्लस डेल्टा x हो गया। यानी कहने के मेरा मतलब है कि इसमें क्या वृद्धि हुआ, डेल्टा x वृद्धि हुआ, इसमें क्या वृद्धि हुआ, डेल्टा t वृद्धि हुआ। तो ये हो कितना गया चाल, ये चाल कितना हो गया, तो ये चाल हो गया आपके पास x प्लस डेल्टा x, ये कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपके कह देगा कि जो दर हुआ कितना चेंज हुआ। तो देखिए, चाल बराबर किस तरह से चेंज करते हैं तो उचित दिमाग में रखना है। तो चाल x का मान t के समय के साथ बदलता है। तो जैसे देखिए, हम लोग कुछ बातें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर यहाँ से आपको मान लिया जाए कि लिख दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ से डेल्टा x बटा डेल्टा t, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चाल जो है x का मान t के समय, तो x क्या एक तरह से दूरी है, तो x एक तरह से दूरी का कार्य करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चाल इक्वल टू क्या होता है, तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है ना। तो इसको x बटा t बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। अब यही वृद्धि हुआ x डेल्टा t, तो ये क्या है, डेल्टा x बाई डेल्टा t भी तो एक तरह से चाल है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, समझने की। देखिए, अब इसी को अगर हम लोग कहें, देखिए ध्यान देना, तो अगर इसको जैसे डेल्टा x डेल्टा t है, तो हम लोग पढ़े हैं पिछले भी लिमिट वाला में कि अगर ये क्या हो, लगभग 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब इसका समय लगभग 0 हो जाए। तो डेल्टा t अगर 0 हो जाता है तो इसको आप लिमिट लगा के लिखते हो, लिमिट क्या, डेल्टा t टेंस टू 0, तो डेल्टा x बटा जो डेल्टा t होता है इसको आप क्या लिखते हो, dx बटा dt ने लिखते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, सारे छोटी छोटी बातें नहीं भी पढ़े। देखिए, इस तरह से समझ में आवे नहीं, क्वेश्चन इसमें समझ में आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ज़्यादा नहीं है। देखिए, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ना, dx बटा dt, तो dx बटा dt को क्या कहते हैं, तो dx बटा dt को कहते हैं समय t में x के परिवर्तन की दर। ठीक है, समय t में, माने t समय में x के परिवर्तन की दर बोलेंगे। जैसे हम लोग याद है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेग बोलते थे, याद होगा। तो v इक्वल टू क्या लिखते थे, ds बटा dt। तो इसको क्या बोलेंगे, वही समय t में s के परिवर्तन की दर, नहीं x के परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो हम लोग यही ना डिफरेंशिएशन के रूप में कहते थे। अब देखिए, यही बात अगर यहाँ से लिखल रहे कि जैसे मान लीजिए कि आपका dy बटा dx, तो इसका मतलब क्या हुआ, dy बटा dx, तो ना कह सकते हैं x में y के परिवर्तन की दर, नहीं x में, x है ना, तो x दूरी है एक तरह से, जो भी कहें x जो भी है y है, तो x में y के परिवर्तन की दर।
तो बस यही पॉइंट को समझना है, उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, बस इतने समझना है और निकालना है, ठीक है। चलिए, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको, बाई में देखो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बाई में परिवर्तन की दर तथा x में परिवर्तन की दर के अनुपात को क्या बोलेंगे? दर कहने की, देखिए दर जहां भी आता है मतलब समय हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए डी वाई बटा डी एक्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी, इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? वाई में परिवर्तन की दर, एक्स में परिवर्तन की दर, एक्स में परिवर्तन की दर। बस यही सब छोटी छोटी पॉइंट है, इसमें समझना है। समझ में नहीं भी आ रहा है कोई परेशानी, आगे क्वेश्चन समझ में आने वाला है। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की खाली जरूरत है आपके पास। देखिए इसको ऐसे हम लोग क्या समझते हैं, ये बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा ज़्यादा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे लिखने का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर प्रति सेकेंड देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में आएंगे, और क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाले हैं। कोई दम एक्सरसाइज में है नहीं, बशर्ते पिछले हम लोग डिफरेंशिएशन क्लियर है। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रहा है? त्रिज्या। दर कहने का मतलब समय लेना है, ये चीज दिमाग में आपको रखना है, और त्रिज्या है तो रेडियस होगा। देखिए फिर से समझिए, जो देख रहे हैं उसको पहले लिखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग थोड़ा सा, जैसे सर्किल होता है, देखिए ये मान लीजिए कि सर्किल है, वृत्त है, इसकी सेंटर है, ये क्या है? त्रिज्या आर है। जो त्रिज्या आर है किस पर है? परिधि पर है। ध्यान देना है थोड़ा सा। डेल क्या है? त्रिज्या की दर। वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है ना। यहाँ भी क्या करे, सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी आपकी त्रिज्या ये है यार, तो यहाँ डी बटा डी टी लिखेंगे आप को, क्यों? इसको आप कहेंगे कि जो डी टी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? एक तरह से रेडियस है ना। तो इंक्रीज कह रहा है कांस्टेंट से, तो इसका कितना वैल्यू देल है? तो इसकी वैल्यू देल है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ और क्या गिवन है? और आपका गिवन है यहाँ से r = 20 मीटर, ठीक है। तो ये देल है, लेकिन निकालने क्या कह रहा है? तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल की वृद्धि की दर मालूम करे। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्किल क्या है? ए मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल ए, तो ए कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? एरिया। तो अब इसी के क्षेत्रफल की वृद्धि की दर मालूम करें। तो इसी की दर तो यहाँ से कह रहा है डी ए बटा डी टी क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो डी ए बटा डी टी क्या होगा ये देखते हैं, देखना है। तो देखिए ए कितना देना है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा सोचिए कि dt के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि पाई कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट है तो पाई, और यहाँ क्या है? डी आर स्क्वायर बटा डी टी।
तो होगा क्या डिफ्रेंशिएट? अभी भी नहीं होगा। तो आपको हम क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर तो आर के रिस्पेक्ट में होगा, डी आर स्क्वायर तो यहाँ से क्या लिखिएगा, डी टी यहाँ लिखिएगा, चैन रूल तो यहाँ डी टी तो यहाँ क्या लिखिएगा, डी आर, यहाँ क्या लिखिएगा, डी आर। समझ में आया? नहीं आया? आना चाहिए। अब देखिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, पाई इंटू कितना, 2r होगा ना, 2 गुना और 1 घटे क्या हो जाएगा, डी आर बटा डी टी। कौची आया, डी ए बटा डी टी। समझ में आया? अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं, तो निकालना है डी ए बटा डी टी। तो डी ए बटा डी टी इक्वल टू, ध्यान देना कितना, पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का मान 20 तो यहाँ क्या हो गया 20, और डी आर बटा डी टी का मान 2 तो यहाँ 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 80 पाई, है ना, आई क्या है 80 पाई, एरिया है तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही इसकी रेट होगा, किसका, तो इसके क्षेत्रफल की वृद्धि की दर कितना, 80 पाई प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बस इसको समझना है कि कैसे क्या देल है, क्या करना है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, छोटा सा है, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखिए किसको निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। यहाँ कहा ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, यानी एरिया का निकालना है पर सेकंड में। देखिए तो यहाँ से एरिया को निकालना है पर सेकंड में, कह रहा है ना r के सापेक्ष। देखिए दर लगने का मतलब समय हो जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, डी ए बटा डी टी होता है नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष मैंने d बटा डी आर। ध्यान रखना जैसे हम लोग अभी लिखे ना डी ए बटा डी टी, तो दर मतलब बटा एक तरह से समझे जाते हैं, तो दर है तो वहाँ टाइम तो होगा ही होगा, लेकिन कब, जब आपकी त्रिज्या वगैरह की चर्चा ना करेंगे, कहा इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, तो त्रिज्या r के सापेक्ष तो डी ए बटा डी आर, और एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या होगा, डी बटा डी आर होंगे ना। जैसे हम लोग अगर ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या r हो गया, तो इसकी एरिया कितना होते हैं, पाई आर स्क्वायर होते हैं सिंपल भाषा में। तो यहाँ क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, यहाँ क्या हो गया, डी आर स्क्वायर बटा डी आर, तो यहाँ क्या होगा, पाई आई 2 गुना होगा तो 2 आर, यानी कितना हो गया 2 पाई आर, कुछ ही बराबर, तो डी ए बटा डी आर। ठीक है, अब देखिए कितना r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेगा, इसे लिखने का तरीका है इसको डी ए बटा डी आर। ठीक है, डी ए बटा डी आर, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, ये कितना है 2 पाई r, है ना, तो r की जगह कितना 5, तो कितना हो गया ये बताइए, 2 पचे 10, 10 कौची बताओ, 2 पचे 10 पाई, तो 10 पाई क्या आ गया, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर आ गया, तो 10 पाई यहाँ से आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, 10 पाई होंगे। देखिए अब नीचे लिख सकते हैं, अतः वृत्त क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा 10 पाई, क्षेत्रफल है तो 10 पाई मीटर स्क्वायर होगा ना, 10 पाई मीटर स्क्वायर, तो मीटर में नहीं सेंटीमीटर में शायद दिया है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रति क्या है, परिवर्तन की दर किसके, आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्या r के सापेक्ष है, तो r के सापेक्ष यहाँ पर क्या देगा 10 मीटर प्रति, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 80 के दर हो जाए, तो यहाँ क्या प्रति सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना का यहाँ बोला था, एरिया हो पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। चलिए देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको पढ़िए। कह रहा है एक घन का आयतन
इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। देखिए घन हम लोग जानते हैं, घन देखे होंगे इस तरह से, क्यूब जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस तरह से है। तो घन में हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया है कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी मान लीजिए कि इसकी मैंने x इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ से x हो गया। अब देखिए घन है तो इसकी आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। तो इसकी भुजा कहें या कोर कहें, घन की भुजा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज, ये, ठीक है। इसको क्या मान है, x। घन की आयतन क्या होगी, वॉल्यूम, घन की आयतन। तो आयतन वॉल्यूम क्या होगी, तो आयतन क्या होता है, एक्स क्यू हो जाएगा, भुजा क्यू एक्स क्यू। अब क्या पूछ रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन की पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए एरिया क्या होगा, घन का एरिया। तो घन का एरिया क्या होता है, 6 × a²। तो इसकी क्या होगा, एरिया कितना होगा, 6 × a², यानी कितना होगा, 6x² होगा, ठीक है। चलिए ये सारे हम लोग, देल क्या है, जो देखिए एक घन का आयतन कितना, ये सब माना गया है, क्या है, लेट किया है, माने हैं, ठीक है। अब क्या है, घन का आयतन। तो घन का आयतन देल है कुछ आपके क्वेश्चन में, देखिए। तो यहाँ से कितना है, 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन की आयतन बढ़ रहा है, तो सेकेंड है ना, प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से क्या है, देखिए dV/dt कितना दे ले, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो गया dV/dt। फिर देखिए लेंथ देल है, यहाँ से लेंथ कितना है, x = कितना दे ले, हाँ 10 सेंटीमीटर दे ले, ठीक है, x = 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान देना, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कितना होता है, x³ है ना। तो वॉल्यूम x³ होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में जनरली, तो इसको यहाँ से dV/dt लिखिएगा, इसको भी d/dt लिखिएगा, dx/, ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, डिफ्रेंशिएट क्या करिएगा, इसको dx³ है बटा यहाँ क्या चाहिए, dx चाहिए ना, इंटू इसको फिर से dx लिखिएगा बटा dt। देखिए ये बढ़ गया ना, ये बढ़ा, तो इसी को तो कहते हैं चैन रूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चैन रूल के रूप में बढ़ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dx³ बटा dt ही बचेगा। तो इसको आगे हम लोग लिखेंगे, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसको आगे हम लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, dV/dt = कितना, dx³ बटा dt, तो कितना होगा 3x² कितना, dx/dt हो गया। अब देखिए यहाँ से dV/dt का वैल्यू दे ले 9 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 = 3x², x की वैल्यू भी देल है, x की वैल्यू 10, तो कितना होगा 10² इंटू dx/ क्या दे ले, dt दे ले। अब देखिए यहाँ से 3 तिहाई 9, तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाला जाए तो dx/dt = कितना हो जाएगा, 3/10⁻², ये होगा dx/dt, ठीक है। तो ये dx/dt निकला, लेकिन ये निकालना हमारे पास नहीं है। निकालना क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल के मतलब हुआ एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया = 6 × x², एरिया = 6 × x² क्षेत्रफल है, इसको चेक करना है। देखिए तो ये क्या लिखिएगा, dA/dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 6 × dx² बटा dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12 होगा ना, 6 दूनी 12 x होगा। ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की बात, अब दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ।
ऐसे दिख जाना चाहिए, थोड़ा सा आप समझिए ना, दिख जाएगा यहाँ से, नहीं तो फिर यहाँ से नोट कीजिए, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। कितना है, एरिया इक्वल टू 6x², तो यहाँ क्या निकालेगा, dA/dt कितना होगा 6x² है ना, यहाँ से क्या होगा d/dt, टिकट क्या होगा 6 × dx² × dx/dt कितना हो जाएगा 6 × 2x × dx/dt कितना हो गया 6 दूनी 12, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू दे है 10 × dx/dt भी निकाल चुके हैं, कितना 3/10², ठीक है। तो एक 10 कैंसिल, कितना हो गया 12 × 36/10 कुछ बराबर dA/dt बराबर 36/10, यानी 3.6 कह सकते हैं 36/10 को। तो कितना हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 3.6, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर है कि मीटर, देख लीजिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड, ये आपके पास आंसर होंगे। मैंने कहने का मतलब ये रहता है कि जो चीज़ दिया हुआ रहता है उसको पहले नोट कीजिए, और जिसकी आयतन में परिवर्तन की दर है तो आयतन परिवर्तन की दर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, जो मांग रहा है वो ऑटोमेटिक फिर आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 नंबर इसको बढ़िया से नोट कीजिए, ये समझ लिए तो आगे समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके पास एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में देख लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या इतना है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे देखे होंगे आप तालाब उलाब में झील है यहाँ, तो जैसे ही पत्थर आप डालेंगे तो इस तरह से आपके तरंग उत्पन्न होते हैं, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते हैं ना। बस यही केस क्वेश्चन है। तो ये कैसा बनता है, सर्किल में बनता है। देखिए तो ये कह रहा है स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो यानी बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, वृत्तों देखिए ना 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ध्यान तरंगों वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो 4 सेंटीमीटर गति से चल रहा है, वो क्या देल है, ये देखिए तो उसकी गति देल है, गति। तो गति फिर क्या, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, यही ना कह रहा था, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना तेज़ी से उसकी बढ़ रहा है। और क्या दिल है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी कहने के मतलब देखिए यहाँ से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रेडियस होगा और प्रति सेकंड तो dr/dt दिल है, यानी dr/dt इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से कि क्या घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है, a इक्वल टू πr²। तो a इक्वल टू πr², तो यहाँ से क्या होगा dA/dt, ठीक है। dA/dt तो यहाँ कितना πr², तो यहाँ क्या d/dt, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई कांस्टेंट, तो dr²/dt, ध्यान देना थोड़ा। तो क्या होगा पाई, तो देखिए ये टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा क्या, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको क्या करेगा, फिर से चेन रूल लगाएगा, dr² इंटू dr/dt। तो dr कैंसिल हो जाएगा, तो यही केस आ जाएगा, कितना पाई और कितना होगा 2 और ये कितना होगा r इंटू कितना dr/dt। ये क्या आ गया, तो dA/dt, यही तो निकालना है। देखिए अभी किस में क्या कर देना है, dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r का वैल्यू कितना 10, तार का वैल्यू 10 इंटू dr/dt, तो कितना 4, तो कितना हो गया 4, कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा। तो dA/dt इक्वल टू कितना 10 × 4 = 40 दूनी 80 पाई,
80 पाई, तो 80 पाई कौची में, तो एरिया है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही रेट से ही बढ़ेगा। यानी कितना, कोई कह रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इतना के तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी 80 पाई सेंटीमीटर, कितना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे 6.1 ओवरऑल। ठीक है, थैंक यू।